हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है विस्कोसिटी, और छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या बोलूँ मैं, क्योंकि इससे पहले जो है ये टॉपिक स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं था, 12th में, ये 11th में हुआ करता था। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में तो पेपर आने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, चलो भाई। तो विस्कोसिटी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विस्कोसिटी विस्कोसिटी जो होता है, या कोई भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो आपने अब तक शायद पैटर्न समझ लिया होगा कि मैं आपको हमेशा दो डेफिनेशन बताता हूँ। एक वो डेफिनेशन जो आपके भेजे में जाता है, ठीक है ना, और एक वो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है। समझे, क्लियर है। 3 इडियट्स देखे होगी आपने, तो बिल्कुल वैसे ही हम क्या करते हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं आपको हमेशा दो डेफिनेशंस बताता हूँ। आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही विस्कोसिटी का भी पहले वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारे भेजे में जाएगा, फिर हम लोग वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बुक का डेफिनेशन है, जो हमको एग्जाम में लिखने पर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, तो विस्कोसिटी जो है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इसको समझते हैं। विस्कोसिटी का मतलब क्या। अगर हम लेमन्स लैंग्वेज में बात करें, एक आम आदमी की बात में भाषा में बात करें, तो जो आपका गाढ़ापन होता है, गाढ़ेपन को आप लोग विस्कोसिटी कहते हैं। कोई अगर आपके पास फ्लूइड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम वाटर लेते हैं और हम लोग हनी लेते हैं, टिपिकल एग्जांपल्स। तो वाटर के कंपैरिजन में हनी क्या है, ज्यादा गाढ़ा है। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा हम कहेंगे वो ज्यादा विस्कस है, जो कम गाढ़ा होगा वो कम विस्कस है। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप क्या करो, फेविकोल ले लो। फेविकोल जो हमारा होता है वो वाटर के कंपैरिजन में तो ज्यादा गाढ़ा है, तो हम कहेंगे वाटर के कंपैरिजन में उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। आप अगर डांबर ले लेंगे, डांबर जो हम लोग रोड वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, डांबर ले लेंगे तो डांबर तो बहुत ही विस्कस लिक्विड होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो जो आपके लिक्विड का गाढ़ापन है, जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा हम कहेंगे वो लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये तुम्हारे भेजे में जाने वाला डेफिनेशन है, यानी आसान भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, आसानी से इसको ऐसे समझा जा सकता है कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन होता है। ठीक है, चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। अभी इसका वो डेफिनेशन देखना है जो हम लोग को एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम के लिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो डेफिनेशन, अब मैं उस डेफिनेशन पे आ रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखना है। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से उसकी कोई भी दो एडजेसेंट लेयर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। क्या मतलब होता है अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब क्या, जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से दी, या फिर देयर इज एन अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। अभी समझाता हूं मैं क्या है, समझने की कोशिश करो। और भी डेफिनेशन दूंगा। फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं इसको, सॉलिड का फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये हमारा विस्कोसिटी का डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। फ्लूइड यानी क्या, आपके लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर इज एन अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। उसके एडजेसेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं, देखो ध्यान से। आप क्या करो, समझने की कोशिश करो कि आपके पास क्या है, ऐसे कोई सॉलिड का ब्लॉक है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ध्यान देना, भी यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, मतलब पॉइंट बी ग्राउंड का पॉइंट है और पॉइंट ए ब्लॉक का पॉइंट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पर फोर्स लगा करके इसको आगे लेकर के जाऊं। तो जब फोर्स लगा करके ब्लॉक यहां आगे जाएगा, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप बी पे बैठ करके देखेंगे तो आपको ये आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप ए पे बैठ करके देखेंगे तो आपको बी पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। इमेजिन करो, बी पे बैठ करके देखो तो ए आगे जा रहा है, और अगर ए पे बैठ करके देखो तो बी पीछे जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं ऐसे मोशन को, रिलेटिव मोशन। तो यहां पर जो आपका सॉलिड होता था ना, दो सॉलिड भी कांटेक्ट में, आपके सॉलिड जो होते थे, दो सॉलिड जब कांटेक्ट में होते थे, तो यहां पर बी चाहता था
बी चाहता था कि ए आगे ना जाए, तो बी ए पे क्या लगाता है, फ्रिक्शन। समझ में आ गया। और ए क्या चाहता है, ए चाहता है कि बी उसके आगे, बी उसके साथ में चले, तो ए बी पर क्या लगाता है, फ्रिक्शन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। बी क्या चाहता है, बी चाहता है बी ए आगे जा रहा है, तो बी चाहता है ए आगे ना जाए, तो ए बी क्या करेगा, ए को पीछे खींचेगा। ए क्या करेगा, ए को बी पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ए क्या बोलेगा कि बी उसके साथ में चले, तो ए क्या करेगा, बी पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा। कुछ समझ आ रहा है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होता है, दो सॉलिड जब कांटेक्ट में होंगे और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, तो वहां पर फ्रिक्शन आ जाता था, और फ्रिक्शन क्या करता था, रिलेटिव मोशन को अपोज करता था। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब क्या, आओ मैं समझाता हूं तुमको। यहां तक तो अपने को समझ में आता है। अब इसके बाद समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक टेबल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एक टेबल ले रहा हूं। उस टेबल पे मैंने क्या कर दिया, उस टेबल पे मैंने एक शहद की बोतल को उंडेल दिया। टेबल पे क्या कर दिया, शहद की बोतल को उंडेल दिया। जैसे ही मैं शहद की बोतल को इस पे उंडेल देता हूं, यानी स्पिल करवा देता हूं, पूरी तरीके से यहां पर शहद हो जाएगा, तो ये जो वो लेयर, अब इमेजिन करना क्या हो रहा है। एक ऐसी लेयर होगी जो बिल्कुल क्या होगी, टेबल को सटी हुई होगी। समझ में आ गया। ये लेयर की वेलोसिटी 0 होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी, उसके ऊपर वाली लेयर, उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। उसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की उससे ज्यादा, सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा, यहां पर भी मैक्सिमम होगा। आप बोलेंगे कितना बड़ा था क्या हनी। अरे भाई मैं इसको आपको जूम करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर टेबल था, टेबल पे मैंने क्या कर दिया, हनी को उंडेल दिया। तो जो आपकी हनी है ना, आपको जो शहद है, शहद को आपने क्या कर दिया, इमेजिन किया, जूम करके इमेजिन किया। समझ में आ गया। इसको वैसे आप सोच सकते हो जैसे वो प्रिंटर का पेपर होता है, व्हाइट पेपर, वो कैसे लेयर्स में लगा हुआ होता है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऊपर वाले क्या करो, सरफेस पे आप फोर्स लगाओ, तो ऐसे क्या होगा, ऊपर वाली लेयर आगे भागेगी और नीचे वाली लेयर क्या होगी, ऐसे पीछे रहेगी। कुछ समझ आ गया। वैसे इमेजिन कर पा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही कुछ हो रहा है यहां पर भी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये वाली जो लेयर है, ये तो बिल्कुल रेस्ट पर है, जो उसके सटी हुई है टेबल के। समझ में आ गया। और जो ऊपर वाली लेयर है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रही है। समझ में आ गया। उसके बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी, इसकी v2 होगी, इसकी v3 होगी, इसकी v4 होगी, इसकी v5 होगी, कुछ ऐसी होगी। कुछ समझ में आया। अब क्या, कोई भी दो लेयर में कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये लेयर a बोलता हूं मैं, और ये लेयर क्या बोलता हूं, b बोलता हूं। दो लेयर मैंने कंसीडर किया, कोई भी बीच की दो लेयर कंसीडर कर लो। समझ में आ गया। तो आपको जो हनी है उसको क्या करना है, जो आपने उसको टेबल पे उंडेला, आपको उसको इमेजिन करना है जूम करके, और उसको कैसे आपको बांट देना है, लेयर में उसको बांट देना है, क्योंकि वैसे ही वो फ्लो करता है। उसको कैसे इमेजिन किया जा सकता है, प्रिंटर पेपर जो होता है ना, वो कैसे लेयर में होते हैं, बिल्कुल वैसे यहां पर भी कुछ हो रहा है। उसमें से दो मैंने क्या कर दिया, लेयर को कंसीडर किया। यानी ऐसे समझ लो, प्रिंटर पेपर में बीच में से कोई दो पेपर को मैंने कंसीडर किया, जो बिल्कुल एडजेसेंट वाले थे, एक दूसरे से लगे हुए थे, उनको मैंने क्या कर दिया, कंसीडर किया। अब क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, तो वेलोसिटी यहां पर बढ़ती जा रही है। सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ी कम होते होते फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। अब ए वाली लेयर जो है ज्यादा वेलोसिटी से आगे जा रही है, उसके साथ में चिपकी हुई कौन है, बी वाली लेयर है। समझ में आ गया। वो v3 वेलोसिटी जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम है, v4 ज्यादा है, v3 कम है। अब ax ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, b कम वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब a वाली लेयर ये चाहेगी, a पे बैठ करके सोचो, a वाली लेयर ये चाहेगी, अरे ये तो स्लो चल रहा है, चल मेरे साथ में। कुछ समझ आ रहा है। तो a वाली लेयर b वाली लेयर पे क्या करेगा, आगे के डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जैसे सॉलिड में होता था। a क्या चाहता था, b उसके साथ में चले, आगे फ्रिक्शन लगाता था। समझ में आ गया। अब क्या, बी वाली लेयर पे बैठ करके सोचो, तो उसको लगेगा कि ए वाली लेयर तो आगे भाग रही है, ये इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। कुछ समझ में आएगा। वो नहीं चाहेगा। क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन, और जहां पर भी रिलेटिव मोशन होता है वहां पर क्या आता है, फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है। यानी क्या, ये चाहता है, ऊपर वाली लेयर चाहती है कि नीचे वाली लेयर उसके साथ में एक्सेलरेट करे, और नीचे वाली लेयर चाहती है कि ऊपर वाली लेयर क्या करे, रिटार्ड करे। तो इस वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। समझ में आ गया। या फिर उसको ड्रैग भी कहते हैं, विस्कस ड्रैग। कुछ समझ आ रहा है।
तो यहां पर जैसे जैसे पहले क्या हो रहा था, दो सॉलिड्स के बीच में रिलेटिव मोशन था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर एडजेसेंट लेयर्स के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। और वो एडजेसेंट लेयर्स के रिलेटिव मोशन को क्या है, अपोज कर रहा है। अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को कौन अपोज कर रहा है, विस्कस फोर्स। और अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। और जो फोर्स है, वो प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स, जो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसका नाम क्या रखा हमने, विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको FV लिख देता हूं मैं, विस्कस फोर्स। समझे, क्लियर है। आइए डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ, जिसकी वजह से, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से देयर इज एन अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लूइड्स के एडजेसेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आप लोग, विस्कोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है। और उसकी वजह से जो फोर्स यहां पर जनरेट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इतना आसान है ये, तो क्लियर हो गया, समझ में आया। होप मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से इसको समझा दिया आपको कि क्या होता है आपका यहां पर विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, अभी अपने को क्या पढ़ना है, अब अपने को विस्कोसिटी को डिफाइन करना है। अब विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, ये चीजें जो है ना, ये टीचर फील नहीं करा पाता है। समझिए, फील नहीं करा पाएगा। रटा तो मैं भी आपको दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको फील कराऊं। मैं आपको ऐसे आसपास की चीजें लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं जिससे ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो वैसे ही कुछ लेने की कोशिश करूंगा मैं। न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक्सपेरिमेंट था। हम उसको क्या करेंगे, लोकल लेवल पे वैसे कुछ एक्सपेरिमेंट रिपीट करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करते वक्त। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझे तो मुझे बताओ, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में आओ। इसके बाद जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि न्यूटन साहब ने ही ये हम लोग करके बताया था। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हम लोग अभी देखने वाले हैं कि जो विस्कस फोर्स है ना, ये विस्कस फोर्स कितना है। एक्सपेरिमेंटली मिला, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको फील करने की कोशिश करेंगे। डिराइव नहीं करना है हमको, सिर्फ देखना है, एक्सपेरिमेंटली देखना है कि कैसे कैसे ये आ सकता है, कैसे ये चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको समझता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक टेबल ले लेते हैं। समझ में आगे, क्या करते हैं, फिर से एक टेबल ले लेते हैं। एक टेबल ले लिया हमने, और उस पर क्या कर दिया मैंने, समझने की कोशिश करो। अपनी जो पन्नी होती, पन्नी प्लास्टिक, जो हम लोग कोई भी चीज लेकर आते हैं उसके अंदर है ना प्लास्टिक जो होती है हमारी, तो हमने क्या कर दिया, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी ले ली, ट्रांसपेरेंट ले लिया मान लो। तो ट्रांसपेरेंट जिसमें हम लोग का A4 साइज पेपर आ जाता है, सुंदरम वाला, है ना, वैसे वैसी वाली पन्नी ले ली अपन। तो अपन ने क्या कर दिया, एक पन्नी ले ली और पन्नी को पानी में डुबाया और पानी में डुबा करके बाहर निकाल लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, पन्नी ली, पन्नी को पानी में डुबाया और पानी में डुबा करके कर दिया, बाहर निकाल लिया। समझ में, अगर वो चीज को जूम करके मैं यहां पर बना रहा हूं, तो वो पन्नी कुछ ऐसी होगी, जूम करके बना रहा हूं मैं। और अब जब मैं इसको पानी में डुबाऊंगा तो ऊपर नीचे दोनों साइड पानी होगा। तो नीचे साइड का जो यहाँ पर फ्लूइड है, जो हमारा पानी है, वो मैं आपको बना करके बता रहा हूँ। मैंने कहा जूम करके बता रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वो पन्नी को मैंने क्या कर दिया, पानी में डुबाया और पानी में डुबा करके उसको क्या कर दिया, फिर टेबल पे रख दिया मैंने इसको। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। पानी में डुबाया और पानी में डुबा करके क्या कर दिया, उसको टेबल पे रख दिया। इमेजिन करो कि कैसे हो रहा होगा। तुमने पन्नी को पानी में डुबाया और टेबल पे रखा, तो पन्नी और टेबल के बीच में बहुत ही क्या होगी, पतली सी क्या होगी, आपको नजर आ रही होगी, क्या होगी, पानी की लेयर आ गई होगी। लेकिन एक्चुअली वो उतनी पतली नहीं, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है। ये सरफेस टेंशन में भी बताया था आपको मैंने, ठीक है ना। चलो भाई आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये जूम करके आपको समझाया मैंने। अब इसके बाद क्या समझने की कोशिश करो, आप क्या करोगे। अब जब आप यहां पर इसको फोर्स लगाओगे, इस पे F क्या लगाओगे, इस पे F फोर्स लगाओगे, तो होगा क्या, ये जो आपकी लिक्विड की लेयर है और जो आपका सॉलिड सरफेस है, जो आपकी पन्नी है, मान लो सॉलिड हो, प्लेट भी हो सकती है ना, प्लेट भी हो सकती है या पॉलीथीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। ये जो आपकी सरफेस है, क्या होगा, इनके बीच में अब रिलेटिव मोशन होगा। ये लेयर के बीच में बिल्कुल एडजेसेंट वाली लेयर के हिसाब से वो आगे जा रहा है और इसके हिसाब से ये लेयर क्या हो रही, पीछे जा रही है। तो अब ये क्या करेगा, इस पे उल्टा फोर्स लगाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विस्कस फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये जो है आपको ये समझना है कि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, इस पे ऐसे इस पे फोर्स लगाएंगे आगे, तो उल्टा डायरेक्शन में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। वो इनिशियली एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना क्या कर रहा है ये विस्कस फोर्स है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल पाएगा, वरना तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तभी तो वी वेलोसिटी चलेगा वो, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विस्कस फोर्स। अब क्या मैंने क्या कर दिया, पहले उसको धीरे से खींचा, स्लो वेलोसिटी थी तो वहां पर विस्कोसिटी भी कम था, मतलब क्या उसको मैं थोड़े से फोर्स से क्या कर सकता था, खींच सकता था। अब मैंने थोड़ा जोर से उसको खींचा, मतलब क्या मैंने वेलोसिटी को ज्यादा करना चाहा। जब मैंने वेलोसिटी को ज्यादा करना चाहा तो मुझे उसको खींचने में भी क्या करना पड़ा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका विस्कस फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अपने को समझ में आया पहली चीज। क्योंकि जब मैंने स्लो वेलोसिटी रखी तो वो थोड़े से फोर्स से क्या हो गया, उसके बाद वो खींचना शुरू हो गया, वो आगे चलना शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने उसको ज्यादा वेलोसिटी से खींचना चाहा तो ये उल्टा फोर्स भी क्या हो गया, अपने को फील होगा वो कि उधर पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी के साथ में ये फोर्स क्या होगा, बदलेगा, ये अपने को समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या, ये जो फोर्स था एक और एक चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, वो आया एरिया। ये क्या है, मैं आपको फील कराता हूं उसको। ये आपके पास जो पन्नी है, ये जो आपका प्लेट है, पॉलीथीन है, आपने क्या कर दिया, उसका एरिया ऐसे इतना बड़ा लिया था, इतना बड़ा आपने क्या कर दिया, उसका एरिया लिया था, ये लिया आपने, समझ में आ गया। आपने उसको खींचा तो अच्छा खासा विस्कस फोर्स लग रहा होगा, आप फील कर पाएंगे उसको। आप उसको खींचने की कोशिश अच्छा खासा, या आप खुद भी करके देख सकते हो अपने घर पे, तो उसको आप खींचोगे ना तो आपको अपोजिशन फील होगा कि ये क्या कर रहा है, अपोजिशन फील हो रहा है, समझ में आ गया, अपोज कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब क्या, अब इतना बड़ा पॉलीथीन लेने के बजाय क्या करो, इसको बीच में से कट करके इतना पतला, जैसे रूलर होती ना हमारी, रूलर कैसे होती, उतना पतला आपने क्या कर दिया, एक पतली सी पट्टी लेकर के क्या कर दिया, उसको पानी में डुबाया, टेबल पे रखा। अब क्या हो गया बताओ, पहले एरिया इतना था, अब एरिया क्या हो गया, इतना हो गया, एरिया इतना हो गया। अब आप उसको खींचोगे ना, वो आराम से खींच जाएगा। कुछ समझ आ रहा है, यानी एरिया ज्यादा होता है तो विस्कस फोर्स उल्टा वहां पर ज्यादा होता है, समझ में आ गया। एरिया कम होता है तो विस्कस फोर्स कम होता है, नहीं एरिया पे डिपेंड करता है, समझ आया। चलो भाई, ये भी समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये जो आपका पन्नी है, या आपकी पॉलीथीन है या प्लेट है, और ये जो आपका टेबल है, इसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है ना, वो मान लो कितना है, x है। कितना है ये, x है, ये अपन ने x मान लिया। अब क्या समझने की कोशिश करो, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, उसके हिसाब से फोर्स कम हो जाता है। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब समझाता हूं मैं आपको, आओ मतलब समझाता हूं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब बच्चों ये होता है, समझने की कोशिश करो। अभी तो आपने क्या कर दिया था, इसको टेबल पे रखा था, टेबल पे रखा था ना। अब आप क्या करो, इसी चीज को, यानी आपकी जो पॉलीथीन है उसी को क्या कर, हमारी जो घर में थाली होती है या होटल में अपन थाली खाते हैं, ऐसे थाली होती है, थाली कुछ इस तरीके से होती है, वो इस तरीके से थाली होती है ना, इस तरीके से थाली आपने ले ली, खाई होगी होटल में थाली, समझ में आ गया। ऐसे वो आपने क्या होगा, हमारे लोकल रेस्टोरेंट, अभी मैं ताज की तो बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे, है ना, हमारे हम लोकल लोग हैं तो लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो हमारे पास थाली होती है, समझ में आ गया। तो हमारी जो थाली है, जो हमारी स्टील वगैरह की बनी होती है, उस पर ऐसी बाउंड्री होती है, क्या होती है, ऐसी बाउंड्री होती है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसी यहाँ पर क्या होती है, बाउंड्री होती है। अब आप क्या करो, इमेजिन करो जरा उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या कर दो, इसके अंदर पूरा ऊपर तक का क्या कर दो, आप इसके अंदर पानी भर दो, ऊपर तक का पानी भर दो, और आपकी जो पॉलीथीन है ना, उसको यहां पर आप ऐसे डाल दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पॉलीथीन को आपने उसके ऊपर रख दिया। अब समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये बताओ, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, इमेजिन करो जरा, ये तो जूम करके बताया था मैंने आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, आपने पन्नी को डुबाया और उसको आपने क्या कर दिया, टेबल पे रख दिया। तो पन्नी और टेबल के बीच में जो वहां पर लेयर बन रही थी वो तो बहुत ही पतली थी, समझ आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने थाली ले ली, थाली ले ली तो क्या हो गया, जो उसका फिक्स सरफेस है और जो आपकी पन्नी है उसके बीच में जो लेयर बनी, अब तो मोटी लेयर बनी, इसको जूम करके बनाएंगे तो इतनी बड़ी बनेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या, अब आपने ये जो डिस्टेंस है, ये वाली सरफेस का और फिक्स्ड वाली लेयर का, ये वाला जो डिस्टेंस है आपने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। जब आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा पता है, जैसे आप वो पन्नी को खींचेंगे ना, वो आराम से खींच करके आगे आ जाएगी। कुछ समझ आ रहा है, आराम से खींच गया मतलब क्या, विस्कस फोर्स कम है। ज्यादा होता तो आराम से नहीं खींच पाता, कम है विस्कस फोर्स तभी आराम से खींच गया। इसका मतलब जब ये बढ़ता है तो विस्कस फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। ये जो आपकी जो पॉलीथीन थी और फिक्स लेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स क्या हो जाता है, विस्कस फोर्स कम हो जाता है। तो यही आपको मुझे समझाना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और एक चीज याद रखना, ये विस्कस फोर्स और वेलोसिटी क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से यहां पर माइनस लगेगा।
समझे? क्लियर है? तो जितना ज्यादा जोर से खींचोगे विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जितना ज्यादा एरिया होगा विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गया? और तीसरा, जितना ज्यादा प्लेट या पॉलीथीन और इसके फिक्स लेयर के बीच में डिस्टेंस होगा विस्कस फोर्स उतना कम होगा। सबको मिला दो, मिला दो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? माइनस ए वी अपॉन एक्स। कुछ समझ आ गया? अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए वी अपॉन एक्स। समझ में आ गया? अब जो है अगर मैं ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत छोटा ले लूंगा तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी बहुत छोटी आएगी। समझ में आ गया? तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी बाय डी एक्स। और यही जो dv बाई डी एक्स है ना, इसी को आप लोग क्या कहते हो? इसी को आप लोग कहते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया? मैथमेटिकली किसके इक्वल आ रहा है वो आपको बताता है कि पर यूनिट डिस्टेंस पे वेलोसिटी का चेंज कितना है। तो ये क्या चीज है? ये आपको बताता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। समझ में आ गया? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, ये आपका क्या है? ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसको भी समझा दूंगा जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है ना? ये वाली चीज को फिक्र नहीं करने का। ये तो समझ में आया, ये तो पूरा फील करा है, ये तुमको समझ में आया आना ही चाहिए। तो ये आपका क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर माइनस वगैरह लगा है तो यहाँ पर वेक्टर में भी इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो याद रखना, एक्चुअल फॉर्मूला इज माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। माइनस लगेगा क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये न्यूटन के एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया ताकि आपको चीज़ों को और अच्छे से समझा पाऊँ। क्लियर हो गया? ठीक है ना? एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में समझा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? अब तो हमने विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी देख लिया, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू माइनस कब लगेगा? जब हम वेक्टर के साथ में डील करेंगे, मैग्नीट्यूड में ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। समझ में आ गया? जब क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। ठीक है? तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से भी। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग ये देखने वाले हैं हमारे पास कि जो हमारा फॉर्मूला आया है F इज इक्वल्स टू, फॉर्म से मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। समझे? फॉर्मूला कभी भूल भी जाओ तो इतना अच्छे से फील कराया है मैंने कि तुम खुद ब खुद फॉर्मूला बना सकते हो, भूलोगे नहीं इंशाल्लाह फॉर्मूला कभी तुम अब इसको। ठीक है ना? तो F इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये आपके पास है। अब आपको क्या करना है, ये जो ईटा है ना, ये क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये जो चीज होती है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिजिक्स में जब भी कोएफिशिएंट या मॉडुलस वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज का मेजर। कोएफिशिएंट या मॉडुलस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मेजर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मेजर ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मेजर ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। समझ आ गया? तो मॉडुलस या कोएफिशिएंट जो होता है वो किसी चीज को मेजर करता है। तो ये ईटा क्या करेगा? ईटा विस्कोसिटी को मेजर करके आपको देगा। तो F इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया। उसके बाद आगे बताता हूं मैं। आगे क्या है? अब ईटा का अपने को यूनिट भी लिखना है, डायमेंशंस भी लिखने हैं, और साथ साथ में उसका एक अपने को सीजीएस यूनिट भी बताना है कि सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है। ठीक है? सबसे पहले यूनिट लिखेंगे। आओ ईटा को एक साइड पे लिखते हैं। क्या ईटा क्या होगा? ईटा होगा एफ डी एक्स अपॉन ए डीवी। समझ में आ गया? डीवी क्या है? डीवी आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ गया? ये क्या है आपका? यूनिट डिस्टेंस, या डिस्टेंस कह लो आप लोग। समझ में आ गया? क्या आपका डिस्टेंस है। ठीक है ना? चलो भाई आओ। अब क्या सबसे पहले इसका हम लोग यूनिट लिखते हैं। न्यूटन होगा फोर्स का, तो dx क्या है? डिस्टेंस है तो मीटर होगा, अपॉन एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर होगा। dv क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी। तो मुझे बताओ 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा गया न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? ये आपका क्या है? ईटा का यूनिट है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो याद रखना है ईटा की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। समझ में आ गया? तो ईटा का यूनिट क्या बनेगा? यूनिट बनेगा आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। समझे? क्लियर हो गया? और ये होता है 10 पॉइस। ये क्या होता है? 10 पॉइस। ये कौन सा है? एसआई यूनिट है। और ये पॉइस कौन सा है? सीजीएस यूनिट है। समझ में आ गया? कन्वर्जन फैक्टर बता ही दिया मैंने 10 है, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन लगा करके मैंने आपको सीधा बता दिया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? आपका 10 पॉइस होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है? गड़बड़ मत करना इसके अंदर।
ठीक है, चलो भाई, तो ये भी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद इसके डायमेंशन लिख दो फटाफट। ईटा के डायमेंशन कैसे लिखोगे? यूनिट के हिसाब से लिखो। ईटा के डायमेंशन यूनिट के हिसाब से लिखो। क्या आया? यूनिट क्या आया? ईटा का यूनिट आया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी अरे m1 L1 T - 2। समझ में आ गया? इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके। समझे? क्लियर है? तो याद रखो इसको, इसको आपको निकालना आना चाहिए। सेकंड का क्या होगा? T1 डिवाइड बाय ये क्या होगा? L2। समझ में आया? क्लियर है? एक और ये एक कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? बताओ, बचेगा आपका m1, उसके बाद L-1 और T-1। समझ में आ गया? तो m1 L-1 T-1 क्या हो गया आपका? इसके डायमेंशंस हो गए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? गड़बड़ तो नहीं की? L-1 है, T-1 करेक्ट है। तो ये अपना क्या है? इसके अंदर इसका यूनिट है। ठीक, चलो ये भी हो गया अपना। डायमेंशंस भी आपका मैंने क्या कर दिया? बता दिया। इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है? यहां पर विस्कोसिटी तो अपन ने कर ली। अब इसमें जो है, जो सिमिलैरिटी है सॉलिड फ्रिक्शन से और आपके उसके डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, वो आपको मैं समझा देता हूं उसके अंदर। ठीक है ना? और एक चीज बतानी रह गई है कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे, किसको? dv/dx, तो एक ही बात है। आप अब 3 लेयर कंसिडर कर लो। जैसे मैंने बोला था, वो आप क्या करो, प्रिंटर पेपर के शीट्स ले लो, है ना? उसमें सेंटर वाली जो आपकी लेयर है वो v से चल रही है, ऊपर वाली v + dv से, ऊपर वाली ज्यादा वेलोसिटी चलेगी, नीचे वाली थोड़ी कम वेलोसिटी चलेगी, v - dv से चल रही है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब आपको क्या करना है? बहुत आसान है ये यहां से यहां तक का आपने डिस्टेंस क्या मान लिया? आपने x कुछ मान लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है, वो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे तुम? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मान लिया? dx। तो ये डिस्टेंस होगा आपका x + dx। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x + dx। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है a और b के बीच में। जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? ΔV/Δx। जल्दी बोलो कैसे निकालोगे? क्या करना पड़ेगा ΔV के लिए? बोलो जल्दी से। v + dv माइनस क्या हो जाएगा? v। चेंज ऐसे ही तो निकालेंगे। फाइनल ये माइनस ये, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस में कितना है? देखो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x + dx - x। x और x कैंसिल, v और v कैंसिल, क्या बचेगा? dv/dx। यही बात है, इसी को आप लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये कर लो, या मैंने जो बताया वैसे कर लो, एक ही बात है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा फील वाला है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो किताबी चीज है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको मैंने एक्चुअली फील करवाया कि एक्चुअली ऐसा होता है। वो समझे? वो जो v बाय आपने x लिखा ना, वो एक्चुअली उसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है? अब जो भी है डेफिनेशन आपको लिखना है आपके एग्जाम में, फील तो आपको मैंने करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को का दूसरा नाम होता है लिक्विड फ्रिक्शन, क्योंकि लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? सॉलिड फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन मतलब क्या? विस्कोसिटी। याद रखना, समझे? क्लियर है? लिक्विड फ्रिक्शन यानी क्या? विस्कोसिटी। ठीक है? सिमिलैरिटीज, सबसे पहले क्या सिमिलैरिटी है? सबसे पहले सिमिलैरिटी है बोथ अपोजेस रिलेटिव मोशन। दोनों के दोनों क्या करते हैं? रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। फिर उसके बाद बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? बोथ आर ड्यू टू, ऐसे लिखो, बोथ आर ड्यू टू, दोनों के दोनों किस वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, उसी की वजह से होते हैं। ये इनके बीच में सिमिलैरिटी है। समझ में आया? क्लियर है? सॉलिड फ्रिक्शन का मतलब दो सॉलिड्स के बीच में। लिक्विड फ्रिक्शन का मतलब यहां पर, यानी विस्कोसिटी का बेसिकली मतलब, एक सॉलिड एक लिक्विड भी हो सकता है, दो लिक्विड भी हो सकते हैं, दो गैस भी हो सकते हैं, एक लिक्विड गैस भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ सॉलिड के लिए सॉलिड फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन बोलते हैं। बाकी कोई भी हो ना, दो ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसेस कोई भी होंगे, आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? विस्कोसिटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? याद रखना है इसको। आप अगर क्या करते हो, हवा में चलते हो, मैं भी हवा में चल रहा हूं, आप भी हवा में बैठे हो, तो हवा में चलते हैं तो क्या हो रहा होगा? इमेजिन करो, आपका बॉडी क्या है? सॉलिड, और आसपास क्या है? एयर। तो एयर की लेयर आपकी, ये जो सॉलिड का ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा होगा? इमेजिन करो, एयर की लेयर उसको ऐसे ऐसे जा रही है, रिलेटिव मोशन है, तो क्या करेगी? एयर आपके ऑब्जेक्ट को, आपकी बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी। आपके ऊपर क्या लग रहा है? पीछे के डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा है। समझ आ गया? बहुत, ये आपका फील करोगे जब आप बहुत तेज साइकिल चलाओ,
बहुत तेज साइकिल चलाओगे ना, आप फील करोगे कि उल्टे डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मैंने कहा था ना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी v ज्यादा तो विस्कस फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा। अभी वेलोसिटी कम है ना, तो हम फील नहीं कर पा रहे विस्कस फोर्स को। अब समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना, याद रखना इसको, ठीक है। चलो ये भी आपको बता दिया मैंने। अब डिफरेंसेस बता देता हूं दोनों के। डिफरेंसेस क्या है दोनों में? सॉलिड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन, इनके डिफरेंसेस देखते हैं। तो आपका जो सॉलिड फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है, विस्कोसिटी यानी लिक्विड फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा सॉलिड फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाय dx। फॉर्मूले में एक चीज देख के समझ में आ रही है कि यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा यही लिखना, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? तीसरी चीज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो एरिया पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है। मैंने बोला ना, पतली क्या करो, एक पट्टी काटो तो उस पर विस्कस फोर्स कम लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। इसके बाद और क्या पॉइंट आ सकता है सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में? बोलो भाई, ये आपका ऐसा है, ये ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन में डिपेंड करता है, ये भी नॉर्मल रिएक्शन में डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? याद रखना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो जाए कम हो जाए उसके साथ में फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा नहीं। समझ में आ गया? ठीक है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने कहा ना साइकिल तेज चलाओ तो क्या होगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी मैंने आपको सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, सारी चीजें आपको मैंने बता दी, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आपको स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इसके बाद जो भी आपको डाउट्स होंगे वो मैं आगे के लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।